हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट पार्ट अपनी वीडियो सीरीज़ का, जिसमें कि हम नीट 2024 के लिए बायोलॉजी को पूरा एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्चुअल बात आपको पढ़ाई जा रही है। इससे पहले हमने जो है 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, जिसमें कि हम अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं। इसकी ये लास्ट वीडियो है जिसमें कि हम सेकेंडरी ग्रोथ और लीफ वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। बाकी वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। 11th-12th पूरा कोर्स आएगा दिसंबर तक। वी विल कवर द होल कोर्स एंड आपको यहाँ क्वेश्चंस और उस तरह की वीडियो भी, दूसरी तरह की कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी देखने को मिल जाएंगी। बने रहना मेरे साथ, देखते रहना मेरे चैनल को और शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। तो चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा हेडिंग आज कल है डोर्सी वेंट्रल डाइकोटिलिडनस लीफ। डाइकोट के लीफ को अपन पढ़ने वाले हैं। तो डाइकोट की लीफ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली पहले हम देख लेते हैं, फिर हम थ्योरी पे जाएंगे। तो ये डायग्राम है, सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो आप ये ट्रांसफर सेक्शन है डाइकोट की लीफ का देख रहे हो। इसमें एक खास बात होती है डाइकोट की लीफ में कि इसमें दो जो लेयर हैं, ऊपर और नीचे वाली, यानी कि ये डोर्सल लेयर होगी एक, तो एक वेंट्रल लेयर होगी। डोर्सल और वेंट्रल लेयर दोनों में जो है आपको क्यूटिकल चढ़ी हुई मिलती है। मैंने पहले बताया था कि क्यूटिकल का जो लेयर होता है वो रूट में नहीं होता, बाकी स्टेम में भी होता है और आपका यहाँ लीफ में भी मिलता है। तो यहाँ दोनों तरफ आपका क्यूटिकल का लेयर मिलता है। इम्पोर्टेंट एक और बात है कि यहाँ जो डोर्सल साइड की जो एपिडर्मिस होती है ऊपर वाली, यहाँ वाली, तो उसमें स्टोमेटा नहीं होते, या फिर कहीं कहीं एक आधा स्टोमेटा मिल जाता है। लेकिन लोअर साइड जो वेंट्रल साइड है वहाँ आपको खूब सारे स्टोमेटा देखने को मिलते होते हैं। ये एक इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो चलिए पहले सबसे पहले यही देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे ऊपर जो डोर्सल साइड पर जो एपिडर्मिस है उसको अपन बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस। तो अगर ये याद नहीं रहता है आपके कि एडेक्सियल कौन है और एबैक्सियल कौन है, तो आप डी मतलब डोर्सल वर्ड जो है उसे याद कर सकते हो। यहाँ से डोर्सल मतलब एडेक्सियल, ई डी याद कर लोगे तो एडेक्सियल एपिडर्मिस डोर्सली प्लेस्ड होती है, और जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है वो आपकी वेंट्रल साइड पर प्लेस होती है, जिसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। फिर आप देखोगे लीफ के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज द मेसोफिल टिश्यू, and the mesophyll tissue is divided into two parts. One is palisade parenchyma, another one is spongy parenchyma. तो दो पार्ट में यहाँ पर मेसोफिल डिवाइड होता है, जिसमें से एक पार्ट है लंबी लंबी सेल, इलोंगेटेड ट्यूबुलर सेल्स जो होती हैं, जो एडेक्सियली साइड पर पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं पैलिसेड पेरेंकाइमा। एंड द डाउन साइड वेंट्रल साइड पर जो मिलती है वो स्पॉन्जी पेरेंकाइमा है। अलॉट ऑफ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द स्पॉन्जी पेरेंकाइमेटस सेल्स, जो थोड़ा थोड़ा स्पेसेस होता है। तो यहाँ आप देखो, दिख भी जाएगा आपको कि ऊपर की साइड पैलिसेड पेरेंकाइमा है, नीचे की साइड पर आप देखोगे तो आपको स्पॉन्जी मेसोफिल या फिर स्पॉन्जी पेरेंकाइमा यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको स्पेस मिलेंगे। वो अंदर एक वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल भी आपको पता है कॉन्जॉइंट होता है, और कॉन्जॉइंट का मतलब देखो जाइलम है फ्लोएम में दोनों होती हैं। और साथ ही साथ यहाँ देख सकते हो एक पोजीशन है अलग सी, थोड़ी डिफरेंट टाइप की फ्लोएम की पोजीशन होती है जाइलम की। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अ बंडल शीथ सेल। तो वो आपको बस ध्यान रखना है कि डाइकोट स्टैम में बंडल शीथ सेल नहीं होती हैं, बाकी मोनोकोट स्टैम में भी बंडल शीथ सेल्स होती हैं, और लीफ में भी जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वहाँ आपको बंडल शीथ सेल देखने को मिलती है, ठीक है ना बात। तो यहाँ बल्कि मैं बता दूँ, ये बंडल शीथ सेल जो होती हैं फोटोसिंथेटिक भी होती हैं, ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आपको नीचे की साइड देखने मिलेगा, यहाँ पर आपको स्टोमा मिलेगा। मैं बता दूं, स्टोमेटा हमने पीछे पढ़ा भी था, वहाँ पर लिखा था कि जो गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा की होती हैं दे आर द मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। तो यहाँ जो एपिडर्मिस होती है उसकी सेल्स मॉडिफाइड होकर के यहाँ पर गार्ड सेल्स बनाती हैं और सब्सिडियरी सेल्स वगैरह बनाती हैं। तो वो स्टोमेटल एपर्चर होता है, जो कि डाउन साइड पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा सब स्टोमेटल कैविटी, जिसमें कि जब वाटर का जो ट्रांसपरेशन होता है तो ये जो सेल्स आपको स्पॉन्जी पेरेंकाइमा की दिखाई दे रही है, इनमें से वाटर जो है वो बाहर ड्रॉप मतलब वेपर की फॉर्म में बाहर आता है, फिर वो बाहर ट्रांसपोर्ट होकर के एयर में चला जाता है। तो वो ट्रांसपरेशन वाला पार्ट है वो अलग से देखेंगे। तो ये है डाइकोट लीफ, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसी तरह से मोनोकोट लीफ है, इसको आप ध्यान से देखो। इसमें भी दोनों साइड पर क्यूटिकल है, पर एक खास बात जो है वो ये है कि इसमें यहाँ जो स्टोमेटा है दोनों साइड पर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको आइसोबाइलेटरल लीफ बोलते हैं। तो आइसोबाइलेटरल में यहाँ भी आपको मिलेंगे स्टोमेटा और यहाँ भी स्टोमेटा मिलेंगे दोनों साइड पर।
खास बात यह है कि यहाँ जो मीजोफिल होता है दैट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट लाइक द डाइकोट लीफ। तो यहाँ पर एक ही जैसा जो है वो पूरे में मीजोफिल भरा रहता है। हालांकि अगर आप देखोगे तो वेस्कुलर बंडल वाला जो पार्ट है, इस वेस्कुलर बंडल वाले पार्ट के ऊपर यहाँ पर स्क्लेरन कायमा का एक पैच है, क्योंकि यहाँ बंडल शीट नहीं दिख रही है तो यहाँ स्क्लेरन कायमा का पैच है ऊपर भी और नीचे भी। तो ये एक खास बात बन सकती है, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है पर आप इसे मार्क कर लो, यहाँ से आ सकता है सवाल। एक और सवाल मैं बता दूं, इसकी जो एडेक्शियल एपिडर्मिस है उसमें जो मोटी मोटी कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम मोटर सेल्स बोलते हैं, या फिर आपकी किताब ने लिखा है कि इनको बुलीफॉर्म सेल बोलते हैं। जब ये बुलीफॉर्म सेल्स टर्जिड हो जाती हैं, जब इनमें पानी भर जाता है तो ये जो लीफ का जो सरफेस है वो एक्सपोज हो जाता है, और जब ये फ्लैसिड हो जाती हैं तो लीफ सरफेस जो है वो थोड़ा कम एक्सपोज होता है, मतलब विल्ट हो जाता है। तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखोगे। बाकी वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, वही है वैसा ही, मतलब जाइलम फ्लोएम एक ही जगह पर होती है। ठीक है, तो अब हम इसकी थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं क्या लिखा है किताब में। यहाँ लिखा है द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डोर्सिवेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना शोज थ्री मेन पार्ट नेमली एपिडर्मिस एंड मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। द एपिडर्मिस विच कवर्स द बोथ द अपर सरफेस। तो ये ध्यान रखना है बस आपको, अपर मतलब डोर्सल साइड पर जो होती है दैट इज एडेक्शियल एपिडर्मिस एंड द लोअर साइड वन इज कॉल्ड एज द एबैक्शियल एपिडर्मिस ऑफ द लीफ एंड सो हैज कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल। तो ध्यान रखना क्यूटिकल यहाँ होती है, लीफ में दोनों तरफ होती है और स्टेम में भी होती है, बस रूट में ये आप ध्यान रखोगे क्यूटिकल नहीं होती है। एंड द एबैक्शियल एपिडर्मिस इज जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन द एडेक्शियल एपिडर्मिस और लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, मतलब जो ऊपर वाली डोर्सल साइड की जो एपिडर्मिस है वहाँ स्टोमेटा है या नहीं है, इट डिपेंड्स। होते नहीं हैं ज़्यादातर तो, पर कम हो सकते हैं, कहीं कहीं हों। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज द मीजोफिल। तो वही है कि मीजोफिल में डिवाइड होता है, मीजोफिल दो भागों में बटा होगा, जिसमें कि आप देखोगे कि एक पार्ट तो जो है वो पैलिसेड पैरेन्काइमा है, दूसरा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। पैलिसेड पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और जो कि आपकी लंबे खंबे के जैसी जो है अरेंज होती हैं, जिन्हें अरेंज लाइक वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। And the oval and the round and the loosely arranged cell spongy parenchyma is present in the downside towards the abaxial epidermis and extend to the lower epidermis, नीचे तक जुड़ा रहता है। There are numerous large space hair cavities present between the spongy parenchyma. Vascular system includes the vascular bundles which can be seen in the veins in the midrib. तो जितना मिडरिब का साइज होगा, मान लीजिए मिडरिब थोड़ी मोटी है तो वेस्कुलर बंडल भी उतना मोटा होगा, वेनलेट्स पतली हैं तो वेस्कुलर बंडल उतना ही पतला होगा। तो ये स्टेटमेंट नीट में आ सकता है यहाँ से कि द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल आर डेवलप ऑन द साइज ऑफ द वेन्स, मतलब किस पर डिपेंड करता है, वेन के साइज पर डिपेंड करता है। द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द ट्रेटिकुलेट वेनिशन। तो अगर आप डाइकोट प्लांट देख रहे हो और डाइकोट में लीफ जो होती है दैट हैव रेटिकुलेट वेनिशन, तो वहाँ आपको बहुत सारी पतली छोटी मोटी बहुत सारी वेन्स और वेनलेट्स देखने को मिल जाएंगी। द वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये बच्चों को याद भी नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और बिगाए कि ध्यान से आप देखो कि जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन, तो फ्लोएम की थोड़ी पोजीशन जाइलम के बीच बीच में होती है, इस तरह का यहाँ अरेंजमेंट है। नेक्स्ट है आइसोबाइलेटरल लीफ एंड दैट इज द मोनोकोटिलेडन लीफ, मोनोकोट की लीफ है। The anatomy of isobilateral leaf is similar to the dorsiventral leaf in many ways. It shows the following characteristic differences. In N, isobilateral leaf, the stomata are present towards the both side. नीचे भी होते हैं और ऊपर भी होते हैं, दोनों साइड पर मिलते हैं। और जो पैरेन्काइमा है वो डिप, मतलब जो अंदर मीजोफिल टिश्यू है वो दो भागों में बटा हुआ नहीं होता है, मतलब वो पैलिसेड और स्पॉन्जी नहीं बनाता जैसे कि आपने देखा था। ग्रासिस में यानी मोनोकोट्स में सर्टेन एडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। तो ये एक तो सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। एंड दीज आर कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल्स एंड आज आई लेट यू नो दैट के मोटर सेल्स भी उन्हें ही कहते हैं और बुलीफॉर्म सेल्स भी उन्हें ही कहते हैं। व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स इन द leaves have absorbed water and they get turgid and as I told you कि जब बुलीफॉर्म सेल टर्जिड होंगी तो वो उस समय लीफ के सरफेस को एक्सपोज कर देंगी। द लीफ सरफेस इज एक्सपोज व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीफ कर्ल्ड इनवर्ड एंड मिनिमाइज द वाटर लॉस। तो जब पानी की कमी होती है तो उस टाइम जो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं वो आपकी छोड़ देती हैं पानी को, फ्लैसिड हो जाती हैं, तो फिर
ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाता है क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा। नेक्स्ट है द पैरेलल वेनिशन इज मोनोकोट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज, क्योंकि यहाँ जो वेन्स होती हैं उनके साइज छोटे बड़े नहीं होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं एक्सेप्ट द मेन वेन। तो बीच वाली जो वेन होती है वो तो मोटी होगी ही, बाकी सारी वेन्स जो होती है वो एक ही साइज की होती है, ठीक है ना। तो ये है लीफ वाला पार्ट। इसके बाद यहाँ शुरू होता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ, आप ध्यान से देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो है वो है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ की एक बात है बता दूँ, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों ही प्लांट रूट में भी और स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर मान लो प्लांट लेटर इन लाइफ में चौड़ाई में बढ़ रहा होता है, सीधा सीधा ऐसे समझो कि चौड़ाई में प्लांट बढ़ रहा है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना, ये ऐसा समझ लो आप। तो दिखाया था ग्रोथ ऑफ द रूट एंड द स्टेम। ध्यान रखना, ये वाली गलती ना करना कि रूट में आप ना लगा के आओ कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। रूट एंड स्टेम बोथ, पर मोनोकोट के नहीं। एक्सेप्शनली कोई मोनोकोट जैसे ड्रेसिना हुआ, यक्का हुआ, वहाँ पर आपका हो जाता है, पर नॉर्मली नहीं होता। तो लिखा था ग्रोथ ऑफ द रूट एंड द स्टेम इन लेंथ एंड विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ। Apart from primary growth, most dicotyledons plant exhibit an increase in girth. This increase in girth is called as the secondary growth. The tissue involved in secondary growth are the two lateral meristems, vascular cambium and core cambium. तो हम दोनों को पढ़ेंगे। वेस्कुलर कैम्बियम वो कैम्बियम होती है जो आपकी वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम के पास होती है, और कोर कैम्बियम आपकी आउटर रीजन में बनती है जो आपका आउटर रीजन होता है। तो सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हम समझेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो यार, मान लो अगर ये एक डाइकोट स्टेम है, डाइकोट स्टेम का जो स्टीलर सिस्टम है वो देख रहे हैं हम। ये आपका बाहर में ड्रॉ किया है, पेरिसाइकिल है, मान लो ये पेरिसाइकिल है, और पेरिसाइकिल के अंदर आपको बता दूँ रिंग में आपके इस तरह से वेस्कुलर बंडल लगे हुए होंगे ये रिंग में। पर आपको मैंने शुरू में, अगर आप नहीं देखा हो तो आप शुरू का लेक्चर जाके देख सकते हैं, सबसे पहले दिन का एनाटॉमी का। तो वहाँ आपको मिलेगा ये कि रिंग में लगे हुए वेस्कुलर बंडल्स के अंदर आपकी प्राइमरी कैम्बियम पहले से ही होती है। ये प्राइमरी कैम्बियम है जो कि इनके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती है, प्राइमरी कैम्बियम, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं, मैं बता दूं, इसको बोलते हैं इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। फिर इसके बाद में इसके बीच में जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जगह है, यहाँ पर आपकी होती हैं मेडुलरी रेज जो कि लेटरल प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। तो इनके बीच में जो सेल्स है, यहाँ वाली सेल में डी डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये होता है कि डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जाना किसी सेल में। तो जो इसके बीच वाली सेल है उनके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जाती है, डी डिफ्रेंशिएट हो जाती है सेल्स, और वो भी ग्रोथ करने के लिए, मतलब डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो अभी क्या होगा, बाद में पूरा एकदम कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम यहाँ पर बन जाएगा, जिसमें दो हिस्से होते हैं। जो वेस्कुलर बंडल के अंदर वाली कैम्बियम है वो तो होती है इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, और जो बाहर बीच में बनी होती है वो होती है इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। दो केस हैं। तो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम की जो सेल्स होती हैं उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं रे इनिशियल्स, ये रे इनिशियल्स वर्ड यूज करते हैं, और जो यहाँ पर सेल्स हैं उनको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म सेल्स। तो दो बातें आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो जो आपकी बीच वाली, मतलब जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है भाई, वो आपकी सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाएगी, और जो इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम है वो जाइलम और फ्लोएम बनाएगी। आपको पता है वेस्कुलर बंडल में बाहर फ्लोएम है और अंदर है जाइलम, बाहर फ्लोएम है अंदर है जाइलम। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो फ्लोएम जो है वो बाहर की साइड बनेगी और जाइलम जो है वो अंदर की साइड बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसे बनता है कैम्बियम रिंग, वो भी वेस्कुलर कैम्बियम का। तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखा है, लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग इन डाइकोट स्टेम्स, द सेल ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। सवाल ये है कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या सेकेंडरी। ध्यान रखेंगे कि ये एक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है ना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा ये। चलिए, फिर लिखा है द सेल्स ऑफ द मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो बीच में जो मेडुलरी रेज की सेल्स होती हैं जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को एडजॉइन करती हैं,
वो आपकी मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती हैं। ठीक है, वो भी डी डिफ्रेंशिएशन से मैं बता दूं, यहाँ आप लिख भी लेना, डी डिफ्रेंशिएशन यानी डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जाती है। दस ए कॉन्टिन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म, तो यानी कैम्बियम का एक कॉन्टिन्यूस रिंग बनता है। नेक्स्ट लिखा है एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम रिंग। एक बार डायग्राम को देख लो। सबसे पहले ये था, इसमें आपको केवल प्राइमरी कैम्बियम जो ग्रीन वाली है वो दिखाई दे रही होगी, प्राइमरी कैम्बियम। उसके बाद क्या हुआ, बराबर में भी कैम्बियम बनी और फिर ये पूरा रिंग जो है वेस्कुलर रिंग ऑफ कैम्बियम बन गया है, जिसमें इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर दोनों तरह के कैम्बियम हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर क्या होगा, ये लिख रहा है यहाँ पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मैं बता दूँ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी होती है, जबकि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो कैसी होती है, प्राइमरी होती है, ये ध्यान रखना। फिर ये रिंग जो है डिवीजन करता है। मैं आपको बता दूं, अगर 10 बार ये जाइलम का फॉर्मेशन करता है तो ये एक बार फ्लोएम बनाता है बाहर की साइड, एक बार बाहर फ्लोएम बनाएगा और 10 बार अंदर जाइलम का फॉर्मेशन करता है। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। ज़्यादा जाइलम बनती है, कम फ्लोएम बनती है। इसीलिए क्या होता है, चौड़ाई जब बढ़ती है तो जाइलम ज़्यादा होती है, फ्लोएम कम हो जाती है, फ्लोएम एकदम बाहर चली जाती है। वो आप समझ जाओगे। देखो यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पर डायग्राम देखो, यहाँ फिर देखो सेकेंडरी मेडुलरी रेज बन रही है, अंदर सेकेंडरी जाइलम बनती जा रही है और उसके बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बन रही है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और कैम्बियम रिंग देखो कहाँ आ गया है, बाहर। फ्लोएम कितनी बनी है आप देख सकते हो, थोड़ी सी, और जाइलम कितनी बनी है, ज़्यादा। तो जिसकी वजह से कैम्बियम का जो रिंग है वो बाहर की तरफ जा रहा होता है, एकदम बाहर। जैसे कि दूसरे डायग्राम में आप देखो, यहाँ पर इसमें आपको दिखेगा कि जो कैम्बियम का रिंग है वो यहाँ आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो बाहर आ गया है। अंदर आपकी सेकेंडरी जाइलम है और प्राइमरी जाइलम बिल्कुल एकदम सेंटर की तरफ जा रही है। आप देख सकते हो जो सबसे पहले वाली जाइलम होगी ना वो बाहर चली गई है, अंदर चली गई है, बिल्कुल सेंटर की तरफ, सेंटर में पित्त की तरफ जा रही होती है। और जो आपकी प्राइमरी फ्लोएम है वो बाहर आ रही होगी वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर। तो अगर मैं यहाँ डायग्रामेटिकली आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए ये आपका कैम्बियम है ये, और कैम्बियम मतलब जाइलम अंदर बनाता है। तो अगर ये अंदर जाइलम बन रही है, लाइक इस तरह से मान लो जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है अंदर की साइड पे, तो जो सबसे पहली जाइलम होगी प्राइमरी जाइलम वो चली जाएगी एकदम अंदर की साइड, बिल्कुल एकदम अंदर। और उसके बाहर जितनी भी जाइलम होगी ना ये सारी जाइलम कहलाएगी सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम से बाहर सारी सेकेंडरी जाइलम, और ये जो है आपकी ये है कैम्बियम। ठीक है ना बात। तो अब आप देखो इस सेकेंडरी जाइलम में भी जो एक्टिव जाइलम होगी ना, यानी जो ट्रांसपोर्ट करती होगी, वो इसके नीचे वाली होगी, बिल्कुल किसके नीचे वाली, वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट नीचे वाली जो जाइलम होगी वो आपकी एक्टिव जाइलम होगी। और जबकि जो बिल्कुल अंदर होगी वो एक्टिव नहीं होती है, वो आप समझ जाओगे अभी आगे चल के। फिर दूसरी बात यह है कि जितनी भी सेकेंडरी जाइलम होती है उसी को बोलते हैं वुड। तो वुड कुछ और नहीं होता, वुड जो है वो सेकेंडरी जाइलम ही होती है। ये वाली सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें बाहर ये फ्लोएम बना रहा है तो बाहर मान लो ये फ्लोएम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, और प्राइमरी फ्लोएम कहाँ जा रही है, बाहर की साइड में। तो आप ये जरूर ध्यान रखेंगे, समझदारी वाली बात होगी कि प्राइमरी फ्लोएम बाहर जा रही होती है, सेकेंडरी फ्लोएम अंदर की तरफ होती है। सवाल वही आएगा कि एक्टिव फ्लोएम कहाँ होती है, तब आप बताओगे एक्टिव फ्लोएम इज जस्ट आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, यानी वेस्कुलर कैम्बियम के बिल्कुल एकदम बाहर की साइड होती है एक्टिव फ्लोएम, है ना बात। तो और अंदर की तरफ होती है एक्टिव जाइलम। तो ये सवाल क्रिएट होगा। फिर एक बार ये जो दिया है इसको देखते हैं, फिर आगे चल के देखेंगे दोबारा से। बार्क का एक कॉन्सेप्ट है वो बाद में आएगा। यहाँ लिखा है द कैम्बियल रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगिन टू कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स द इनर साइड एंड द आउटर साइड। द सेल्स cut towards the pith are mature into the secondary xylem, and the cells cut towards the periphery mature into the secondary phloem. The cambium is generally more active on the inner side than on the outer side. As a result, the amount of secondary xylem is produced more. तो ध्यान रखना है भाई, secondary xylem ज़्यादा बनेगी और secondary phloem कम बनेगी, और wood जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, वुडी पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जाइलम ही वुड है, सेकेंडरी जाइलम ही वुड है, तो वुड ज़्यादा हो जाएगी। And soon form a compact mass. The primary and secondary phloem get gradually crushed due to the continued formation of the secondary xylem. तो जो प्राइमरी आपकी फ्लोएम है, जो सेकेंडरी फ्लोएम बनती रहेंगी, वो आपकी टूटती रहेंगी, क्योंकि बाहर प्रेशर लग रहा होता है बाहर की तरफ, क्योंकि जाइलम ज़्यादा बन रही होती है। तो प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम धीरे धीरे टूटती रहेंगी, क्रश होती रहती हैं। ये ध्यान रखना। एक्टिव फ्लोएम बिल्कुल जस्ट वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर वाली होगी, बाकी बाहर टूट जाएंगी, ये भी ध्यान रखना।
द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट, क्योंकि जाइलम तो सेंटर पे जा रही है तो प्राइमरी जाइलम बची रहेगी, मतलब सेंटर पे घुस भी गई तो भी वहां पर हम कह सकते हैं कि प्राइमरी जाइलम सेंटर पर है। इन और अराउंड द सेंटर एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म ए नैरो बैंड ऑफ द पैरेन्काइमा, तो बीच बीच में क्या होता है, जहां मेडुलरी रेज थी ना वहां पर आपकी सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनेंगी जो कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में आर पार होंगी। ये ध्यान रखना जरूर, ये सवाल यहाँ से बन सकता है, इसको देख लो भी ध्यान से, लाइन जो दिख रही है ना आपको ग्रीन कलर की, दीज आर मेडुलरी रेज, और मेडुलरी रेज जो है वो आपकी जाइलम और फ्लोएम के बीच में फंसी होती हैं जो कि सेकेंडरी होती है, ठीक है ना, क्योंकि लेटरल भी ट्रांसपोर्ट होगा तो उसके लिए सेकेंडरी चाहिए होती है और होती भी हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये है सेकेंडरी ग्रोथ जो कि आपको समझनी थी डाइकोट स्टैम में। अभी हम बार्क वाला कॉन्सेप्ट है उसको जरूर देखेंगे, पहले आप आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। अब आप एक बात समझने की कोशिश करना, मान लीजिए ये आपका स्टैम है और जो मैंने ड्रॉ किया है ये है कैम्बियम का रिंग, मान लो ये कैम्बियम का रिंग है, ये है कैम्बियम, ठीक है ना भाई। अब इस कैम्बियम में अंदर जो है वो सारा वुड होगा, क्योंकि मैंने बताया था जाइलम सेकेंडरी होगी तो वुड होगा, प्राइमरी जाइलम कहाँ होगी, सेंटर पर होगी, यहाँ बीच में। तो होता यह है कि जिस समय पर आपका वाटर कंडक्शन कम होता है, जैसे कि आपका विंटर सीजन जो है, मान लो जब पत्ते आपके टूट जाते हैं तो उस टाइम पर आपका ऑटम में जाइलम जो नई बनती है ना, उस टाइम पर जो जाइलम बनती है उसकी वेसल्स नैरो रहती हैं, छोटी रहती हैं, तो जो उसका रिंग डेवलप होता है वो थोड़ा डार्किश अपीयरेंस का होता है। पर जब स्प्रिंग सीजन होता है तो उस समय पर आपके वेसल्स चौड़े चौड़े बनते हैं और जाइलम का जो कलर है वो थोड़ा लाइटर हो जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ रिंग्स देखने को मिलेंगे, एक डार्क रिंग, लाइट रिंग, डार्क रिंग, लाइट रिंग, डार्क रिंग, लाइट रिंग, इस तरह से पूरा जो वुडी पार्ट है इसमें आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, डार्क रिंग, लाइट रिंग, इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो जो डार्क पार्ट है वो है आपकी वो जाइलम जो कि आपकी ऑटम वाले टाइम पर बनी होती है, क्योंकि जिसकी जो वेसल्स होती हैं वो आपकी नैरो होती हैं, और जो वाइट वाला पार्ट है वो स्प्रिंग में बना होगा जिससे कि आपका वेसल्स चौड़ी रहें। तो दो रिंग एक साल में बनते हैं और ऐसा आपको वहीं दिखाई देगा जिन प्लांट में पत्ते गिरते हैं। अब मान लो ट्रॉपिकल प्लांट है, उनके तो पत्ते गिरते नहीं है भैया, तो ट्रॉपिकल प्लांट में जो पत्ते नहीं गिरेंगे तो वहाँ पर आपका ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। जबकि आपका जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर आपको ऐसी कंडीशन दिखाई देगी, ठीक है ना। ये भी क्रिएट होगा क्वेश्चन, पर आप समझ गए होंगे हुआ क्या है। हुआ ये है कि अगर दो रिंग को अगर देख लें, एक डार्क रिंग और एक वाइट वाला पार्ट, तो इससे हम प्लांट की एज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एज निकालने को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये सवाल आएगा आपके पास ना, ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, एज निकालना, किससे, रिंग से। तो इन दो को मिला करके हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। एक एनुअल रिंग में एक तो रिंग होगा आपका स्प्रिंग वाली जाइलम का और एक होगा ऑटम वाली जाइलम का, ठीक है ना बात। दूसरा, पहले इसको पढ़ लो एक बार। लिखा है कि द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन टेम्परेट रीजन। तो यार ये जरूर सवाल है, आएगा यहाँ से, ट्रॉपिकल में जरूर ट्रॉपिकल का पूछा जाएगा, तो आप ट्रॉपिकल में नहीं लगाओगे इसे, ये ध्यान रखना। ये आपको केवल टेम्परेट में लगाना है, क्योंकि ट्रॉपिकल में पतझड़ नहीं होता, पत्ते नहीं गिरते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर। In the spring season, cambium is very active and produce a large number of xylary element having vessels with wider cavities. तो ध्यान रखना, जब आपका सीजन जो है स्प्रिंग सीजन होता है उस समय पर जो आपकी बनती है वो स्प्रिंग वाली जाइलम है, स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड कहलाती है। उसकी वेसल्स का जो कैविटी होती है वो काफ़ी वाइडर होती है, बड़ी बड़ी कैविटीज़ होती हैं। इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स दैट हैव नैरो वेसल्स। तो फिर आपका विंटर में जो मिलेंगी वो नैरो वेसल्स मिलेंगी, एंड दिस वुड इज कॉल्ड एज द लेट वुड और ऑटम वुड। तो यार ये दो लेट वुड और ऑटम वुड को मिला करके एक रिंग बनता है, उसे एनुअल रिंग कहते हैं, जिससे कि आप प्लांट की एज पता कर सकते हैं। लिखा है द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज अ लोअर डेंसिटी वेयर एज द ऑटम वुड इज डार्कर एंड हायर डेंसिटी। The two kind of wood that appear as alternate concentric rings constitute the annual ring. Annual rings seen in the cut stem give the estimate of the age of the tree. तो यहाँ से हम एज ऑफ द ट्री को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर मैं बताऊँ आपको, बाद में होता ये है जो सेंट्रल वुड होती है, क्योंकि वो फंक्शनल नहीं है, इंटैक्ट है, कॉम्पैक्ट है, वहाँ पर आपको कुछ रेजिन्स वगैरह डेवलप डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से आपको दिखेगा
कि सेंटर में आपको इस तरह से डिपोजिशन दिखेगा और ज़्यादा ही डार्क एरिया दिखेगा, इस तरह से रेड टाइप की वुड हो जाती है वो, और जो बाहर रहती है वो लाइट कलर की रहती है। तो दो केस हो गया, आप ध्यान से देखो यहाँ पे। एक तो हो गया बाहर वाली वुड, वुड तो पूरी है, कैम्बियम के अंदर सारा वुड है, तो जो बाहर वाला एरिया है ये तो हो गया सैप वुड, जो कि ज़्यादा डेंस नहीं है और वाटर कंडक्शन करती है, ध्यान रखना। और अंदर वाली जो ज़्यादा डार्क हो जाती है, जो ग्रीन कर दी है मैंने, ये होगी आपकी हार्ड वुड। तो दो वुड यहाँ पर हो जाती हैं, एक तो है हार्ड वुड, एक सैप वुड, ठीक है ना। हार्ड वुड एकदम डेड है, पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, सैप वुड करती है ट्रांसपोर्ट। ये भी सवाल है, समझ आई? तो पढ़ते हैं एक बार। लिखा है हार्ड वुड एंड सैप वुड। मैं बता दूं, हार्ड वुड को अपन बोलते हैं ड्यूरामेन, सैप वुड को बोलते हैं एल्बर्नम। लिखा है इन द ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टेनिन, रेजिन, गम्स एक्सेट्रा। तो ये सवाल भी आएगा कि जो हार्डवुड होती है वहाँ क्या डिपॉजिट होता है, तो आप बताओगे ऑयल्स हैं, गम्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, ये सब होते हैं। एक और सवाल आएगा कि हाफ की जो हार्डवुड होती है वो हाईली जो है रेजिस्टेंट होती है माइक्रोबियल एक्शंस के लिए, उस पर माइक्रोब्स अटैक नहीं करते हैं। तो वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के ऑयल्स और गम्स वगैरह मिलते हैं, जिससे कि उस पर दीमक वीमक अटैक नहीं करती। This region comprised dead elements and highly lignified walls called hardwood or duramen. The hardwood does not conduct the water. ये सवाल आएगा, प्लीज़ ये ध्यान रखोगे कि हार्डवुड पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, जबकि जो सैपवुड होती है, जो बिल्कुल एकदम वेस्कुलर कैम्बियम के नीचे वाली होती है, वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है, मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट करती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ आई ना। तो कभी कभी तो पूछते हैं कि सैपवुड कहाँ होती है, तो आप बताओगे जस्ट बिलो द वेस्कुलर कैम्बियम। कभी कभी पूछते हैं पानी का कंडक्शन कौन करता है, तो आप बताओगे सैपवुड, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो इसके बाद है कोक कैम्बियम, एक टॉपिक है छोटा सा कोक कैम्बियम का, तो उसको भी आप देख लो, समझ लो क्या है। देखो ऐसा होता है, मान लीजिए जब बाहर प्रेशर बनना होता है, आपको मैं बता दूं, अगर आप एक प्लांट में जाओगे, स्टैम में जाओगे, डाइकोट स्टैम में, तो सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस। इसको जरूर याद रखना, सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस जो कि कॉलन कायमा की बनी है, उसके नीचे है कोर्टेक्स, उसके नीचे होती है एंडोडर्मिस, और उसके अंदर होती है पेरिसाइकल, और उसके अंदर होता है फ्लोएम। अब आप एक बात समझो, मान लो फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ जा रही है और उसके अंदर है वेस्कुलर कैम्बियम। तो फ्लोएम जो है, पहले प्राइमरी फ्लोएम जो होगी वो आपकी बाहर जाएगी और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो उसके अंदर होगी। यहाँ पे धीरे धीरे बनती है फ्लोएम, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बनती है, पर फिर भी बनेगी ना बाहर की तरफ। तो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर है सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम, बाहर पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स। देखो कोर्टेक्स डाइकोट स्टैम का बहुत होता है छोटा सा, तो वो ज़्यादा होता नहीं है, टूट जाता, दब जाता है। मतलब इधर से प्रेशर लगेगा इधर को, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम उधर जा रही है ना, तो प्रेशर लगेगा बाहर। प्रेशर लगने से क्या होगा, आउटर लेयर जो है वो टूटना शुरू हो सकती है। तो प्रोटेक्शन के लिए हमें बाहर भी कुछ चाहिए जो कि उसको प्रोटेक्ट कर ले। तो प्रोटेक्शन के लिए होता ये है कि हाइपोडर्मिस की एक लेयर, आप ऐसे समझेंगे, ये एपिडर्मिस है मान लो, और एपिडर्मिस के अंदर एक हाइपोडर्मिस की लेयर पूरी तरह से, आउटर कोर्टेक्स की लेयर या फिर आप कहो हाइपोडर्मिस की लेयर, पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट होती है और एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाती है, जिसे हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। ध्यान रखना, कॉर्क कैम्बियम पूरी तरह से सेकेंडरी होता है, जो कि सेकेंडरी कोर्टेक्स, जो कि आपका जो आउटर कोर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस जो है, उसमें डी डिफ्रेंशिएशन होने से बना है, ये ध्यान रखना है। और अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है, जब ये डिवाइड करेगी, मान लो ये आपकी कॉर्क कैम्बियम की सेल है, ये बाहर की तरफ बनाती है कॉर्क, और इसके नीचे है हाइपोडर्मिस के कोर्टेक्स, तो अंदर की तरफ ये बनाएगी सेकेंडरी कोर्टेक्स। समझ आई बात? तो दो केस हो गए, अंदर बनेगा सेकेंडरी कोर्टेक्स और बाहर बनेगी कोर्क। कोर्क का नाम है फैलम, सेकेंडरी कोर्टेक्स का नाम है फैलोडर्म, और बीच वाले का नाम है आपका फैलोजन, जिसको कहते हैं कोर्क कैम्बियम, और तीनों को मिलाकर कहते हैं पेरिडर्म। समझ आई बात?
तो कॉर्क, फैलोजन और सेकेंडरी कोर्टेक्स, फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म, टुगेदर दे कॉल्ड एज पेरिडर्म। फिर सेकेंडरी कोर्टेक्स के नीचे आपको पता होगा कोर्टेक्स होगा, समझ आई ना। फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। तो यार ये पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस तो जाते हैं टूट, ठीक है ना, खत्म हो जाते हैं। और ये कोर्टेक्स के साथ आ जाता है प्राइमरी फ्लोएम, और फिर इसके नीचे होगा सेकेंडरी फ्लोएम और वेस्कुलर कैम्बियम, समझ रहे हो। तो ये जितना भी बाहर है, कोर्क हुआ, फैलोजन हुआ, फैलोडर्म हुआ, कोर्टेक्स हुआ, सेकेंडरी कोर्टेक्स, कोर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये यहां तक का अप टू द सेकेंडरी फ्लोएम, आउटर टू इनर साइड, जस्ट वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितना भी है वो सब बार्क होता है, सारा बार्क होता है। और हार्ड बार्क जो बाहर वाली कोर्क है, दैट इज अ हार्ड बार्क। तो दो केस होते हैं, हार्ड बार्क, सॉफ्ट बार्क और बार्क। बार्क वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर सब कुछ बार्क होता है, इसे आप कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है ना। फ्लोएम भी उसी में आती है, बार्क में ही आती है, ठीक है ना। चलिए तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है द स्टेम कंटिन्यू टू इंक्रीज इन द गर्थ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। द आउटर कोर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर गेट ब्रोकन एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड द new protective layers. Hence, sooner or later, another meristematic tissue called the core cambium or phallogen develops, usually in the cortex region. बाहर हाइपोडर्मिस में बन जाता है। Phallogen is couple of layer thick, ये क्वेश्चन बनेगा, सिंगल लेयर नहीं होता, couple of layer होता है। It is made of narrow, thin walled and nearly rectangular cells. यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इसकी लेयर सेल्स कैसी होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं। Phallogen cuts of cell on both sides, the outer cell differentiate into cork, phallum and while the inner cell differentiate into secondary cortex, phallodum. और फिर the cork is impervious to water and gases due to the deposition of suberin. ये क्वेश्चन ये आएगा कि सुबेरिन की वजह से जो है हार्ड होता है कोर्क। The cell of the secondary cortex are parenchymatous. Phallogen, phallum and phallodum together called as peridum. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत पूछा गया सवाल है। पेरिडर्म में कौन कौन आएगा। ड्यू टू एक्टिविटी द कोर कैम्बियम, प्रेशर बिल्डअप ऑन द रिमेनिंग लेयर। बाहर पे देखो कोर कैम्बियम बनेगा, प्रेशर बनेगा ना, तो बाहर एपिडर्मिस भी टूटेगी। तो फैलोजन एंड अल्टीमेटली दीज लेयर डाई एंड स्लो ऑफ, बाहर की लेयर टूट जाती है। बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म, ये स्टेटमेंट है, पक्का आता है पेपर में, मार्क कर लो। बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू द ओल्ड टिश्यू एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम एंड देयरफॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क रेफर्स टू द पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो यार ध्यान रखना, पेरिडर्म में तीनों आएंगे, फैलम, फैलोडम, फैलोजन, और साथ में सेकेंडरी फ्लोएम भी, इन्हें मिला करके होती है बार्क। तो ये सवाल है भैया, इसको जरूर ध्यान रखना, आएगा पेपर में, ठीक है। बार्क दैट फॉर्म अर्ली, दैट इज द सॉफ्ट बार्क। लेट बनती है जो हार्ड बार्क होती है, वही दो बातें इसमें भी हैं। फिर लिखा है नेम द वेरियस काइंड ऑफ सेल लेयर्स विच कॉन्स्टिट्यूट द बार्क। तो मैंने बताया आपको, बाहर से एपिडर्मिस, सॉरी कॉर्क है, फिर फैलोजन है, फिर फैलोडर्म है, सेकेंडरी कोर्टेक्स, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, सेकेंडरी फ्लोएम, फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सारा का सारा बार्क होता है, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ नीचे लिखा है कि कभी कभी जो आपकी जो रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं कोर कैम्बियम की, कभी कभी वो क्या करती हैं, बाहर वो पैरेनकाइमेटस सेल्स बना देती हैं, जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहते हैं। बनानी तो थी इसको बाहर हार्ड कोर्क, और बना दिया इसने पैरेनकाइमा, जो कि थोड़ा सा अलग हो गया है। और इसकी वजह से बाहर स्टैम के ऊपर थोड़ा एपिडर्मिस टूट जाती है, जिसे हम लेंटिसिल्स कहते हैं। तो स्टैम में कुछ छेद होते हैं जिन्हें लेंटिसिल्स कहते हैं। गैसियस ट्रांसपोर्ट के लिए ये डाइकोट स्टैम वाले प्लांट रखते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल का सवाल आएगा, पूछेंगे कैसी है, पैरेनकाइमा होती है। यहाँ लिखा है एट द सर्टेन रीजन्स द फैलोजन कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स on the outer side instead of cork cells. These parenchymatous cells soon rupture the epidermis, forming a lens-shaped opening called lenticels. And lenticel permit the exchange of gases between the outer atmosphere and the internal tissue of the stem. ध्यान रखना, ये सवाल भी आ सकता है कि लेंटिसिल्स का फंक्शन क्या है। तो लेंटिसिल का फंक्शन है गैसेस ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि स्टेम को गैस चाहिए होती है, O2 वगैरह, तो वो लेता है वहाँ से। फिर लिखा है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटी सी बात है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में आपको इसमें तो समझ नहीं आएगा, मैं बना के बताता हूँ। देखो ऐसा है, यहाँ पर मान लो ये आपका है, आपको पता है रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, एक्सार्क जाइलम है, और ये आपकी एक्सार्क जाइलम है जो कि इस तरह से
लगी होती है, ठीक है ना बात, यूँ, और बीच बीच में आपकी होती है यहाँ पर फ्लोएम। अब रूट में कैम्बियम पहले से तो होती नहीं है, तो रूट में कैम्बियम जब बनती है तो पूरी तरह से सेकेंडरी होती है। एक तो पेरिसाइकल का वो हिस्सा जो प्रोटोजाइलम के पीछे है वो, और एक फ्लोएम के नीचे का कंजक्टिव टिश्यू का हिस्सा, इस तरह से एक वेवी कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि फ्लोएम बाहर रह जाती है और जाइलम अंदर कैम्बियम से। वेवी कैम्बियम बनेगी। सवाल यह आएगा वेवी कैम्बियम कौन बनाता है, आप बताओगे द पेरिसाइकल जस्ट बिहाइंड द प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम है, इसके बिल्कुल एकदम बाहर जो पेरिसाइकल है वो बनाएगा, और बीच नीचे कंजक्टिव टिश्यू है वो बनाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और वेवी कैम्बियम बनेगी, बाद में रिंग बन जाता है और फिर उसी तरह से डिवीजन करता है जैसे कि आपने अभी पढ़ा है। इन द डाइकोट रूट, पहली बात तो ये डाइकोट रूट में हो रहा है, द वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी, पूरी तरह से आपने देखा पहले से कैम्बियम नहीं थी, पूरी तरह से सेकेंडरी है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यूज लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल, अ पोर्शन पेरिसाइकल टिश्यू अबव द प्रोटोजाइलम, कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस वेवी रिंग विच लेटर बिकम द सर्कुलर, बाद में वो सर्कुलर हो जाता है। फर्दर इवेंट आर सिमिलर टू दोज इन ऑलरेडी स्टडी, जो आपने पढ़ लिए फिर वैसा ही होगा। एक और बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आपका जो रूट होती है, अगर रूट में मान लो कोर कैम्बियम है, तो रूट में कोर कैम्बियम कौन बनाएगा, आप बताओगे पेरिसाइकल, तो पेरिसाइकल ही रूट में कोर कैम्बियम बनाता है। अगर कहीं दिखाए सवाल तो कर देना, ठीक है ना। फिर लास्ट लाइन चैप्टर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, लिखा है सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर इन स्टैम्स ऑफ रूट और जिम्नोस्पर्म। तो ध्यान रखना यार, बच्चों से ना ये गलती हो जाती है कि जिम्नोस्पर्म का बच्चों को पता नहीं होता है, तो ध्यान रखना रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड स्टैम में भी होता है सेकेंडरी ग्रोथ। हाउएवर सेकेंडरी ग्रोथ डू नॉट अकर इन मोनोकोट, पर मोनोकोट में एक्सेप्शनली कुछ जगह पर हो जाता है, वो एक अलग बात है। तो यहाँ जो है एनाटॉमी वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, और होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने पहले की वीडियोस भी देखी होंगी, नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, वहाँ सभी वीडियोस का लिंक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ आपको चैनल पर अन्य दूसरी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी लगातार मिलती रहेंगी, और आगे अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।